सुप्रभात बच्चों, आपके पाठ्यक्रम हिंदी ऐच्छिक कक्षा 12 में असगर वजाहत एक लेखक हैं जिनके द्वारा 4 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। तो उन 4 लघु कथाओं पे जाने से पहले, उनके सारांश पे जाने से पहले आपको असगर वजाहत का जीवन परिचय लिखना है। ये फ़ोटो और ये उनका जीवन परिचय है। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? इलाहाबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई और उन्होंने लेखन कार्य 1955 से 56 के बीच आरंभ कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का लेखन और संपादन भी किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। उसके बाद है ये आपका असगर वजाहत की भाषा यानी भाषा शैली की विशेषताएं हैं। और भाषा शैली की विशेषताओं के साथ साथ ये भी बताया गया है कि उन्होंने वृत्तचित्र का निर्देशन और धारावाहिक का लेखन भी किया है। तो शेर, पहचान, चार हाथ और साझा उनके द्वारा लिखित 4 लघु कथाएं हैं। चारों की चारों लघु कथाएं पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा जो सर्वहारा मजदूर और किसान वर्ग है उसके शोषण पर आधारित हैं। तो एक हिसाब से मार्क्सवाद से प्रभावित हैं लेखक और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो इन चारों कथाओं में व्यक्त होती है। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा 4 लघु कथाएं। पहली लघु कथा है शेर। शेर यहाँ पे प्रतीक है, सिंबल है। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर किसका प्रतीक है? व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। तो जंगल के जानवरों को शेर विभिन्न तरह के लालच देता है, अलग अलग प्रकार के लालच देता है, जिसके कारण वो उसके झांसे में आ जाते हैं। और फिर बाद में शेर क्या करता है? जब वो फंस जाते हैं तब उनका शोषण करता है, उनको खा जाता है। तो शेर व्यवस्था का प्रतीक है। व्यवस्था भी आजकल ऐसी ही हो गई है कि लोगों के अधिकारों की अनदेखी, उनका हनन करते हुए व्यवस्था उनको अपनी चपेट में ले लेती है और उनके अधिकारों का हनन करती है। और फिर क्या होता है कि वो प्रजा समाप्त हो जाती है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। शेर को देखने से आप ये नहीं कह सकते हो कि शेर हिंसक होगा, अन्यायी होगा, बल्कि वो पूरी तरह से अहिंसावादी, न्यायप्रिय दिखाई देता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो व्यवस्था होती है, वो ऊपर से देखने में कुछ और लगती है, जबकि आंतरिक रूप से वो कुछ और ही होती है। जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, जब लेखक समझ गया, यानी समझदार आदमी समझ जाता है कि सामने वाला जो है वो तेरा शोषण करेगा, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं आता। तो यहाँ पे समझदार व्यक्ति का प्रतीक है लेखक स्वयं। शेर अपनी असलियत में आ जाता है और जब शेर को लगता है कि यह तेरे झांसे में नहीं आ रहा है, तो फिर वो उसको खाने के लिए तैयार हो जाता है बिना कोई प्रलोभन दिए, और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। अभिप्राय यह है कि जब तक आप चुप रहते हैं तब तक आपका शोषण चलता रहता है, और जैसे ही आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपका दमन होना शुरू हो जाता है। तात्पर्य है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, तो वो खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, हिंसावादियों, सहअस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। उसके बाद दूसरी कहानी है बच्चों, पहचान। पहचान कहानी में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे ही उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। यानी यहाँ भी क्या है कि राजा ये चाहता है कि उसकी प्रजा कुछ कहे ना, जो वो कह रहा है उसको मानती चली जाए, उसकी आज्ञा का पालन करती चली जाए। तो यहाँ कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। तो व्यवस्था कहती है कि यह सब जरूरी है और समाज की ज़रूरत है, आर्थिक प्रगति की ज़रूरत है, इसलिए मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। एक हिसाब से क्या है कि वो लोगों के अधिकारों का हनन करते हुए ज़बरदस्ती उन पे अपनी नीतियाँ थोपता है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। यानी हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं उन पे
उसका राजा का अधिकार हो जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बढ़ावे में रखता है, और यही वजह है कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। अगली जो कथा है वो है चार हाथ। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो फैक्ट्री का मालिक है, स्वामी है, वो उसका शोषण करता है और मजदूर को लंगड़ा बना देता है। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। अंत उनकी अस्मिता ही समाप्त हो जाती है, उनकी पहचान ही खत्म हो जाती है। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। वे मिलजुल कर कल पुर्जे बन गए और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। शोषण फिर इस कदर उनके ऊपर हावी हो जाता है कि जो स्वामी है, फैक्ट्री का मालिक है, वो उनको ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें आधी मजदूरी दूंगा। तब भी लाचारी वश वो तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। उसके पश्चात चौथी जो लघु कथा है वो है साझा। इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। तो पूंजीपति क्या करता है, सबसे पहले किसानों की जमीन को हथियाता है और उनको लालच देता है कि यहाँ मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और फैक्ट्री लगाने के बाद में आपको वहाँ पे नौकरी भी मिलेगी, तो किसानी का काम छोड़ दो, इसमें कोई लाभ नहीं है, कोई बचत नहीं है, और नौकरी करना। तो जो नासमझ किसान लोग हैं वो अपनी ज़मीन उस फैक्ट्री के मालिक को दे देते हैं। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। प्रभुत्वशाली वर्ग में पूंजीपति वर्ग है। किसान को कहता है कि कोई बात नहीं, साझे की खेती करेंगे, और फिर वह उस खेती में से उस किसान को कुछ भी नहीं देता, सारी फसल हड़प जाती है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। तो हाथी यहाँ पे व्यवस्था का या पूंजीपतियों का या प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन भी करती है और किसान बदहाल क्यों है, इन कारणों की पड़ताल भी करती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और उसके पश्चात ये आपकी चारों कहानी विस्तार से हैं। आपसे विशेष आग्रह करता हूँ कि इन चारों कहानियों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक बार देख लेंगे। छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये आपकी पूरी हो गई, दूसरी कहानी यहाँ से शुरू हुई और बस 2 ही पैराग्राफ में कहानी ख़त्म हो गई। तीसरी कहानी चार हाथ है, वो जो यहाँ से शुरू हुई और इतने में ख़त्म हो गई। और चौथी कहानी है साझा, वो यहाँ से चल के यहाँ तक समाप्त हो गई। तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। तो आप जल्दी ही इनको पढ़ लें और कल से आपको इसकी विधिवत व्याख्या भेजी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।